नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है या फेरबदल किया है। इस नए मंत्रिमंडल में अब 36 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। 7 पुराने मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है और 12 पुराने मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे बड़ी बात है 4 हाई प्रोफाइल मंत्रियों का इस्तीफा। ये 4 मंत्री हैं: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। डॉक्टर हर्षवर्धन की आयु 66 वर्ष, रविशंकर प्रसाद की आयु 66 वर्ष, रमेश पोखरियाल की आयु 61 वर्ष और प्रकाश जावड़ेकर की आयु 70 वर्ष है। जिन मंत्रालयों को बिल्कुल भी नहीं छुआ गया है या जिनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है वो हैं गृह मंत्रालय अमित शाह, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर और सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय नितिन गडकरी। इस नए मंत्रिमंडल में 43 यानी 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 36 यानी 36 मंत्री ऐसे हैं जो पहले कभी भी मंत्रिमंडल में नहीं रहे हैं। वहीं 7 मंत्री ऐसे हैं जिनका प्रमोशन किया गया है। अब इस मंत्रालय में एससी यानी अनुसूचित जनजाति के 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं दलित समुदाय यानी ओबीसी के 12 मंत्रियों को शामिल किया गया है। अब इस सरकार में कुल मिलाकर ओबीसी के 27 मंत्री हो चुके हैं। अगर हम इस सरकार को भारत की पहली ओबीसी सरकार कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। इस नए मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 4 से 11 कर दी गई है। इस सरकार को हम युवा सरकार भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से नए युवा मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इस मंत्रिमंडल की औसतन आयु 61 वर्ष से घटकर 58 हो चुकी है। 4 मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था उनकी आयु भी 60 से 70 वर्ष के बीच में थी। ये भी एक वजह है कि इस मंत्रिमंडल की औसतन आयु 61 यानी 61 ईयर्स से कम होकर 58 यानी 58 ईयर्स हो चुकी है। ये नया मंत्रिमंडल या सरकार बहुत ही ज़्यादा अनुभवी है, क्योंकि इसमें 46 यानी 46 मंत्री ऐसे हैं जो पहले भी केंद्र सरकार में काम कर चुके हैं। 4 मंत्री ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नारायण राणे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अर्जुन मुंडे जो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब इस सरकार में पढ़े लिखे मंत्रियों की संख्या बढ़ चुकी है। इसमें 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 पीएचडी स्कॉलर्स, 7 सिविल सर्वेंट्स, 3 एमबीए और 68 यानी 68 ग्रेजुएट्स हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इस सरकार में 88% यानी 88% मंत्री ऐसे हैं जो या तो ग्रेजुएट हैं या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन से ज़्यादा की पढ़ाई कर रखी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब इस मंत्रिमंडल में हर राज्य का प्रतिनिधित्व है। प्रधानमंत्री मोदी का ये नया मंत्रिमंडल बहुत ही ज़्यादा विशाल हो गया है। पहले जहाँ पर कुल मंत्रियों की संख्या 53 यानी 53 थी, वो अब बढ़ के 77 यानी 77 हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि सरकार में 4 बड़े बदलाव क्यों किए गए। 4 हाई प्रोफाइल मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया या फिर उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की। कोविड के समय अगर कोई भी देश अपना स्वास्थ्य मंत्री बदल दे तो इसका क्या मतलब निकलता है। अभी हमारा देश पूरी तरह से सेकेंड वेव से उबर भी नहीं पाया है और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बहुत ही जल्दी एक थर्ड वेव भी आ सकती है।
तो इस बीच अगर स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया जाए तो इससे क्या संदेश जाता है? सेकेंड वेव के दौरान हमारे देश की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई और ऐसा लगता है कि सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो यही एक वजह है जिससे डॉक्टर हर्षवर्धन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब हम बात करते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री या पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की। कोई भी सूचना और प्रसारण मंत्री जो होता है वो सरकार का एक चेहरा होता है, उसका स्पोक्स पर्सन होता है। सेकेंड वेव के बाद ऑपोजिशन द्वारा सरकार का जो दुष्प्रचार किया गया है या फिर जो बैड प्रेस हुई, उसको कहीं ना कहीं प्रकाश जावड़ेकर रोक नहीं पाए। तो यही एक वजह थी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब हम बात करते हैं कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की। काफ़ी समय से सरकार और ऑनलाइन कंपनियां जैसे ट्विटर के बीच में एक लड़ाई चल रही है। इसी वजह से रविशंकर प्रसाद पूरी कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं घिरे हुए नजर आए। ट्विटर ने पिछले दिनों उनके अकाउंट को भी 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को डील करा, ऐसा लगता है कि सरकार उससे नाखुश थी और यही वजह रही होगी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आखिरी में हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की। जब एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया गया तो रमेश पोखरियाल की बड़ी तारीफें की गई, मगर उसके बाद उन्हें कोविड हो गया। वो ठीक भी हो गए, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स हुए और उन्हें उसके बाद हॉस्पिटल में दोबारा एडमिट कराना पड़ा। इसी वजह से वो काफ़ी महीनों से आउट ऑफ एक्शन में हैं और इसके अलावा बोर्ड्स का कैंसिलेशन और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनका कैंसिलेशन, ये सब वजह रही होंगी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और काफ़ी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एजुकेशन मिनिस्ट्री का कार्यभार खुद संभाल रहे हैं। वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस नए मंत्रिमंडल के मंत्रियों की और उन्हें सौंपे गए मंत्रालयों की। अब से भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे मनसुख मांडविया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा उन्हें रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय भी सौंपा गया है। पीयूष गोयल से रेलवे मंत्रालय ले लिया गया है और अब से नए रेलवे और आईटी मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव। धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी को अब से फुल टाइम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का मंत्रालय सौंप दिया गया है। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्री बना दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय सौंप दिया गया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से इंपोर्ट होकर बीजेपी में आए थे, उन्हें भारत का नया सिविल एविएशन मिनिस्टर या नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसका जिम्मा अमित शाह को सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का नाम सर्वश्रेष्ठ देशों में आए और यही वजह है कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्रालय अपने पास रखा है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है या फिर कोई निर्णय लेता है तो उसके आलोचक भी होते हैं और प्रशंसक भी होते हैं, और ऐसा ही कुछ सरकार के साथ भी हुआ है। आलोचकों का मानना है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं, मगर मंत्रियों की संख्या 53 यानी 53 से बढ़कर 77 यानी 77 होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ही नीति का विरोध कर दिया है। आलोचकों का तो ये भी मानना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई मंत्री अनुभवी है या नहीं है, कोई मंत्री पढ़ा लिखा है या नहीं है। आखिरकार बड़े बड़े निर्णय तो पीएमओ ने ही लेने हैं या फिर सिर्फ 2 लोगों ने ही लेने हैं। और अंत में आलोचकों का ये कहना है कि जब भी कोई अच्छे काम के लिए सरकार को सराहा जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी इसका सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं, मगर जब भी सरकार पे कोई आरोप लगते हैं, कोई गलत फैसले लिए जाते हैं,
तो प्रधानमंत्री मोदी इसकी सारी जिम्मेदारी अपने मंत्रियों पे डाल देते हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। सरकार वो होनी चाहिए जो देश हित को सर्वोपरि रखे। आलोचक कुछ भी कहें, उसकी परवाह किए बिना ठोस फैसले लेते रहे और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे चलते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया मंत्रिमंडल आने वाले दिनों में अच्छे काम करेगा और अच्छे परिणाम लाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सचिन गुलाटी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।